हेलो गाइज, हम कर रहे थे सीपीसी। आज हम सीपीसी का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें बताता है विशिष्ट मामलों की बात। और ये पार्ट दे रखा है सेक्शन 79 से 88 तक। तो हम कर रहे हैं सीपीसी का पार्ट 4। पार्ट 4 में पहला सेक्शन है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध बात। तो ये बताता है सेक्शन 79 बताता है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध बात। तो ये कहता है 79 ये बताता है, पहला इसमें बता रहा है कि सरकार के विरुद्ध वाद कैसे किया जाएगा या सरकार किसी के विरुद्ध वाद कैसे करेगी। तो इसमें केंद्र सरकार राष्ट्र सरकार दोनों के बारे में बताया गया। तो पहला पॉइंट बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो ये कहता है केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में भारत संघ के नाम से होगा। तो किसके नाम से होगा? भारत संघ के नाम से। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी पर वाद करे या उस पर कोई केस करे तो वो किस नाम से करेगा? यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। सेकंड क्लॉज ये कहता है अगर स्टेट किसी पे बात करे या स्टेट पे कोई केस करे तो इस केस किसके नाम से होगा? स्टेट के नाम से। जैसे बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ यूपी, ऐसे करके होगा, स्टेट के नाम पर होगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन आगे। सेक्शन 80 बताता है, सेक्शन 80 बता रहा है और लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद। ये बताता है सूचना के बारे में बता रहा है। ये नोटिस के बारे में करा है, किसी को सूचना देना। तो ये पहले बता रहा है, इसमें कह रहा है सेक्शन 80 में कहता है लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अगर कोई लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई केस करना है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो उससे क्या होगा? अगर केस करना है आपको तो पहले आपको सूचना देनी होगी और 2 माह का नोटिस देना होगा। तो इसमें ये कहता है, इसका पहला पॉइंट कहता है अगर केंद्र सरकार का कोई अधिकारी है तो सरकार के सचिव को। तो किसे देंगे हम? सरकार के सचिव को देंगे। ठीक है, केंद्र सरकार के कोई अधिकारी है उसके विरुद्ध बात करना है तो हम क्या करेंगे? उसके सचिव को नोटिस देंगे 2 मंथ का। फिर बताता है अगर रेलवे पे केस करना है तो उसे भी हम 2 मंथ का नोटिस देंगे। वो देंगे रेलवे के प्रबंधक को देंगे। आगे बताता है अगर राज्य सरकार के विरुद्ध अगर हमें कोई केस करना है तो ये कहता है अगर राज्य सरकार के या तो सचिव को देंगे या फिर कलेक्टर होगा जो उस जिले का, जिस जिले में केस करना है उस जिले के कलेक्टर को नोटिस देंगे और 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद अब आगे बताता है इसके बाद क्या होगा। तो ये बताता है, फिर आगे बताता है 2 माह का नोटिस दिया जाएगा। फिर बताता है उसके बाद पक्षकारों को सुनने के बाद ही बाद संचित किया जाएगा। तो ये बताता है सेक्शन 80। तो सेक्शन 80 को हम क्या कहेंगे? सेक्शन 80 ये कहता है अगर हमें किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी हैं उनके विरुद्ध अगर कोई केस करना है या उन पर कोई केस करना है तो 2 मंथ का हमें नोटिस देना होगा। अगर हम केंद्र सरकार के अधिकारी पर करेंगे केस तो हमें वहाँ सरकार के सचिव को, केंद्र सरकार के सचिव को हमें नोटिस देना होगा 2 मंथ का। ठीक है, अगर रेलवे से संबंधित अगर कोई केस करना है तो रेलवे के प्रबंधक को देना होगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट पे अगर कोई केस करना है तो हम सचिव या जिस जिले में करना है उस जिले के कलेक्टर को हम 2 मंथ का नोटिस देंगे। उसके बाद न्यायालय क्या करेगा? उसके बाद 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद पक्षकारों को सुनने के बाद फिर केस फाइल किया जाएगा। ये कह रहा है सेक्शन 80। अब आ जाते हैं सेक्शन 81। एक मिनट। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 81। सेक्शन 81 कहता है सेक्शन 81 कह रहा है गिरफ्तारी और सुनवाई उपजात से छूट। तो ये कह रहा है ये तो गिरफ्तारी से और कोर्ट में उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। तो ये बताता है 81। तो 81 बता रहा है गिरफ्तारी और उपस्थिति से छूट। तो कह रहा है यदि कोई
लोक अधिकारी है, कोई पब्लिक ऑफिसर है जिसकी पदीय हैसियत में किए गए कार्य के विरुद्ध और कोई डिग्री के निष्पादन में ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है ऐसा किसी भी कार्य के लिए जो लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत मतलब अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य किया है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध कोई डिग्री का निष्पादन ना तो डिग्री का निष्पादन किया जाएगा और ना ही उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी और ना ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि कोई ये कह रहा है गिरफ्तारी और उपसंजाति सूट। तो ये कह रहा है किसी लोक अधिकारी को उसकी उपस्थित पदीय हैसियत में अगर उसने कोई कार्य किया है, अगर वो पद पे है और उसने कोई कार्य किया है, तो फिर डिग्री के निष्पादन में ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। फिर आगे बताता है, आगे कह रहा है यदि प्रतिवादी लोक सेवा के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसे उपस्थिति से भी छूट दे दी जाएगी। ये बताता है बी क्लॉज। तो 81 क्या कहता है? 81 कहता है गिरफ्तारी उपसंजाति से छूट। तो पहला पॉइंट कहता है यदि कोई लोक अधिकारी को उसकी पदीय हैसियत में किए गए कार्य के विरुद्ध डिग्री के निष्पादन में ना तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही उसकी संपत्ति कुर्की की जाएगी। सेकंड क्लॉज कहता है यदि प्रतिवादी लोक सेवा के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे क्या किया? तो उसे उपस्थित से छूट भी दे दी जाएगी लोक अधिकारी को, पब्लिक ऑफिसर को। अब आ जाते हम 82 डिग्री का निष्पादन। तो ये कह रहा है जहाँ सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसे कार्य के बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है उसके विरुद्ध किसी बात में यथास्थिति भारत संघ या किसी राज्य अधिकारी विरुद्ध डिग्री पारित की जाती है, वहाँ डिग्री के धारा 2 में उपबंधों के अनुसार निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो कह रहा है डिग्री के निष्पादन के बारे में कह रहा है 82। तो ये कह रहा है किसी लोक अधिकारी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में पारित डिग्री पारित होने के बाद 3 माह में यदि डिग्री तुष्ट ना हो पाए तभी उसको निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। ठीक है, तो सीधे ये कहता है। तो ये कह रहा है डिग्री के निष्पादन 82 और कोई लोक अधिकारी है अगर उस लोक अधिकारी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में पारित डिग्री है कोई, तो डिग्री पारित होने के अगर डिग्री आज पारित हुई है तो उससे 3 महीने का टाइम दिया जाएगा और 3 महीने में अगर वो डिग्री को तुष्ट नहीं हो पाती है तभी उसके निष्पादन का ऑर्डर दिया जाएगा। तभी न्यायालय क्या करेगा? डिग्री के निष्पादन का ऑर्डर देगा। तो ये बताता है 82। अब आ जाते हैं हम 83 पर। 83 बताता है अन्य देशी कब बाद ला सकेंगे। तो ये बता रहा है 83 जो अदर कंट्री के लोग हैं जो वो कब केस ला सकेंगे। तो कह रहा है अन्य देशी कब बाद ला सकेंगे। तो ये कह रहा है अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की आज्ञा से भारत में रह रहे हैं तथा अन्य देशीय मित्र ऐसे बार ला सकेंगे जैसे वे भारतीय नागरिक लेके आते हैं। तो ये क्या कह रहा है? और कोई व्यक्ति है जो केंद्र सरकार की अनुमति से अगर इंडिया में रह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? वो ऐसे बात ला सकेंगे जैसे वो भारत के ही नागरिक हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 84 में। 84 बताता है 84 कहता है विदेशी राज्य कब बाद ला सकेंगे। अब यहाँ लोगों के बारे में बताया था, अब यहाँ उसके बारे में बता रहा है 84 के बारे में। ठीक है, 84। तो 84 बताता है विदेशी राज्य कब बाद ला सकेंगे। तो ये कह रहा है 84 विदेशी राज्य अपने प्राइवेट अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी सक्षम न्यायालय में बाद ला सकते हैं। तो कहाँ ला सकते हैं? कोई किसी भी सक्षम न्यायालय में बाद लाया जा सकता है। जो विदेशी राज्य कब बाद ला सकेंगे कि विदेशी राज्य अपने प्राइवेट अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी सक्षम न्यायालय में बाद ला सकेंगे। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाता है 85 विदेशी शासकों के और उसके अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति। तो ये कह रहा है अगर कोई विदेशी शासक है तो वो तो खुद अपना केस लड़ने तो आएगा नहीं, तो वो क्या करेगा? वो किसी को नियुक्त किया जाएगा, नियुक्त किया गया व्यक्ति उसका क्या करेगा? उसकी तरफ से केस को लड़ेगा। ठीक है, इसमें 85 में ये है। अब आ जाते हैं 86 बताता है विदेशी राज्यों और राजदूतों और दूतों के विरुद्ध बात। तो ये कह रहा है कोई विदेशी राजदूत है या दूतों के विरुद्ध बात बता रहा है। तो कह रहा है विदेशी राजदूतों के विरुद्ध बात। तो कह रहा है
पहला कहता है तो कह रहा विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद की विचारणा करने के लिए सक्षम है, केंद्र सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जाएगा, जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है ये 86 ये कहता है केंद्र सरकार की सहमति से किसी भी सक्षम न्यायालय में विदेशी राज्य पर वाद लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कब लाया जाए, केंद्र सरकार की अनुमति से। अगर केंद्र सरकार अनुमति दे देगी तो लाया जा सकता है, वरना नहीं लाया जा सकता। अब इसमें एक प्रोविजो दे रखा है, तो प्रोविजो कह रहा है अब ये कह रहा है एक प्रोविजो दे रखा है। अब ये कह रहा है अगर कोई स्थावर संपत्ति के विषय में सहमति के बिना विवाद लाया जा सकता है। तो ये क्या कह रहा है, रत्तों को बता रहा है कि परंतु वह व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अवधारी के तौर पर जिसमें वह संपत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है, यथापूर्व सहमति के बिना भी केस लाया जा सकता है। तो प्रोविजन में कह रहा है स्थावर संपत्ति के विषय में अगर सहमति के बिना विवाद लाया जा सकता है, कोई स्थावर संपत्ति है तो। फिर आगे बताता है, आगे कह रहा है राजदूत या वाणिज्य दूत को अपनी सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। तो प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जो राजदूत होंगे वो अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये बताता हमारा 86। अब आ जाते हैं हम आगे, इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट ही देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 87। 87 कह रहा है 87 कह रहा है विदेशी राज्य और शासक की परिभाषा। तो ये विदेशी राज्य और शासक की परिभाषा के बारे में बता रहा है 86। तो कह रहा है विदेशी राज्य का शासक अपने राज्य के नाम से वाद ला सकेगा, उसके विरुद्ध उसके राज्य के नाम से वाद लाया जाएगा। ठीक है, तो 87 कह रहा है विदेशी राज्य से भारत के बाहर ऐसा कोई राज्य अभिप्रेत है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता है, तथा विदेशी राज्य के संबंध में शासक से ऐसा विदेश अभिप्रेत है जो राज्य के अधिपति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा तत्सम मान्यता प्राप्त है। हर न्यायालय इस तथ्य की न्याय की अपेक्षा करेगा कि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। कोई व्यक्ति राज्य के अधिपति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। ठीक है, तो ये बता रहा है विदेशी राज्य और विदेशी शासक के बारे में। ठीक है, और पहले मान्यता प्राप्त होना चाहिए, विदेश का होना चाहिए और देशों द्वारा उनसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये कह रहा विदेशी राज्य से भारत से बाहर ऐसा कोई राज्य अभिप्रेत है जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जो हमारी केंद्र सरकार ने से मान्यता दे रखी हो। वैसे ही बता रहा है विदेशी राज्य के संबंध में शासक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस राज्य के अधिपति के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये मान्यता प्राप्त दोनों के लिए ही चाहिए, राज्य के लिए और शासक के लिए। अब 87 बी बताता है 87 बी में बताता है 87 बी बताता है भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासक को धारा 85 और 86 लागू हुई। तो ये बता रहा है जो भूतपूर्व हमारे जो राजा महाराजा थे उन पे केस के बारे में बता रहा है। तो इस बता रहा है भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों को धारा 86 और 85 लागू होगी। 85 और 86 लागू होगी। अब आगे चलते हैं अंतर्वाचीवाद। तो अंतर्वाचीवाद में कहता है अंतर्वाचीवाद तो कह रहा है जहाँ दो या अधिक व्यक्ति उस ऋण धनराशि या अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति के बाद एक दूसरे के प्रति दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं जो परिवारों का खर्चे से भिन्न किसी हित के उसमें दावा नहीं करता है और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने का प्रदत्त करने के लिए तैयार है, और वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदार के विरुद्ध अंतर्वाचीवाद उस व्यक्ति के बारे में जिससे संदाय प्रदान किया जाएगा निश्चय अपराध करने और अपने लिए पत्रान प्राप्त करने के प्रयोजन से संसित कर सकेगा। तो कह रहा है 88 कह रहा है यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही ऋण या जंगम या स्थावर संपत्ति के लिए एक दूसरे के प्रतिकूल दावा लाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अंतर्वाचीवाद। फिर कह रहा है एक अन्य व्यक्ति से करते हैं, मतलब दो लोग हैं तो एक अन्य व्यक्ति से करते हैं जो संपत्ति में केवल प्रभारों और खर्चों का दावा करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति उन सभी दावेदार के विरुद्ध अंतर्वाचीवाद ला सकेगा कि संपत्ति किसे प्रदान की जाए।
ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, अंतर्वाची बात, तो ये कह रहा है अगर किसी जैसे कोई ए है, ए को कोई संपत्ति मिली है और बी और सी ए पे केस करते हैं, कहते हैं प्रतिदावा करते हैं कि ये संपत्ति मेरी है। अब ये क्या करता है, ए कोर्ट में जाके केस करता है कि ये संपत्ति में जो मेरा खर्चा हुआ वो आप मुझे दिलवा दें, और ए बी या सी में से इन दोनों में से ये दावा कर रहे हैं और इनमें से मुझे नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है। तो अब क्या हो गया, ये केस हो गया अंतर्विवाची वाद। अब इसमें एक प्रोविजो है, प्रोविजो में ये कह रहा है अगर परंतु यदि अधिकारों से संबंधित कोई बात पहले से ही न्यायालय में लंबित है तो ऐसा अंतर्वाची वाद नहीं लाया जा सकता। ऐसा अंतर्वाची वाद नहीं लाया जा सकता। ये हमारा पार्ट हो गया था CPC का 4। अब CPC का पार्ट 5 होगा। अब पार्ट 5 हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।